माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह अपने भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसी हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी सरकार ने दी है, ये बात यथार्थ रूप से आपके सामने रखी है। उनके विजन के अनुसार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना ये लक्ष्य है और विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राथमिकता के आधार पर ही करीब 10 लाख करोड़ की बजट प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए की है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ वर्ल्ड की इकोनॉमी में अग्रसर बनने में इसमें निश्चित रूप से फायदा होगा। जहां तक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉजिस्टिक कॉस्ट की। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है फ्यूल। टाइम के बारे में जिस प्रकार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसमें से टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। जहां 8-8, 10-10 घंटे लगते थे वो अब 3, साढ़े 3 घंटे में हम जा सकेंगे, जिसके कारण टाइम सेविंग के लिए हमने ये कोशिश की है। भारतमाला में हमने ग्रीन अलाइनमेंट बनाई है जिससे डिस्टेंस भी कम हो रहा है। जैसे दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस कम से कम हमारी नई हाईवे के कारण दिल्ली, मुंबई और बाद में सूरत से चेन्नई तक, इसके कारण हम 3 घंटे कम से कम 300 किलोमीटर इससे कम करेंगे। तो पहली बात तो ऐसी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए, डिस्टेंस कम करने के बारे में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतमाला 1 और भारतमाला 2 में जो कुछ काम हो रहा है उसमें निश्चित रूप से उसके परिणाम मिलेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम भी कम हो जाएगा। मैं बहुत से बड़े बड़े शहरों के बारे में काफ़ी बड़ी जानकारी मेरे पास है कि जो हम विश्वास नहीं कर सकते इतना समय हमारा कम हो जाएगा। जहाँ 9 घंटे 11 घंटे लगते थे वहाँ 2-2.5 घंटे में हम पहुँच सकेंगे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से टाइम भी कम हो रहा है, डिस्टेंस भी कम हो रहा है। तीसरी जो बात इम्पॉर्टेंट है जिसमें मेरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं पर इस पर ज़्यादा प्राधान्य देने की गरज है, वो ये है कि पेट्रोल और डीजल की तुलना में हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस सोल्यूशन की ओर जाना पड़ेगा। और इसी के लिए हम मिथेनॉल, इथेनॉल और इलेक्ट्रिक, और अभी तो हम लोग दिल्ली से जयपुर एक हाईवे बनाने के लिए भी प्रैक्टिकली अध्ययन कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ट्रक आएंगी और आगे चलकर तो यहाँ तक कंसेप्ट पर विचार कर रहे हैं कि कंटेनर अगर निकलता है पोर्ट से तो रोड के बाजू में हैंगिंग होकर जैसी रोप पे जाती है वैसा लटक कर आकर कंटेनर डेपो तक पहुँच जाएगा। तो नेचुरली ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक अगर ये गुड्स जाएगा तो कॉस्ट बहुत कम होगी। एक बात जरूर है कि पोर्ट पर जो कस्टम्स और बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको डिजिटलाइज करके उसमें भी सरलीकरण करने के बारे में निश्चित रूप से हमारी तरफ से मैं भी उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखने वाला हूँ। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल है वो बहुत सस्ती है, इंडिजिनियस है और इसलिए उसका भी उपयोग करेंगे। LNG वो भी आज बहुत अच्छी तरीके से हमारे यहाँ सस्ता होता है। गैस इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जहाँ 100 रुपये का डीजल लगता है वह 40 रुपये का LNG लगता है। अभी मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी के एक्सपो में गया था और इलेक्ट्रिक पर और LNG पर बहुत बड़े प्रमाण पर बड़े बड़े कंपनियों ने अपने इक्विपमेंट तैयार किए थे। वो दिन अब दूर नहीं है कि जल्दी वो हम कर पाएंगे और नेचुरली हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव फ्यूल पर जो इक्विपमेंट बनाएंगे उसके बारे में हम NHAI में क्या उनको और कोई सहूलियत दे सकते हैं जिससे वो लोन पर लेंगे तो नेचुरली इंटरेस्ट में अगर कोई सहूलियत दे पाएंगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होने के कारण उसका उपयोग हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि हम आप सबके प्रयासों से जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% तक गई हुई है वो 5 साल के अंदर हम टाइम, बाद में डिस्टेंस और फ्यूल कॉस्ट और नई टेक्नोलॉजी को स्वीकारते हुए हम निश्चित रूप से सिंगल डिजिट में यानी 9% तक लाने की प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक चैलेंज रखा हुआ है और निश्चित रूप से हम उसके ऊपर जाएंगे। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने जो सुझाव दिया था उसमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चारों क्षेत्रों के बिना इंडस्ट्री नहीं आएगी
और इसमें सुधार करने के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी सरकार ने दी है। और इसलिए वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, रिवर पोर्ट्स और उसके साथ साथ हमारे रोड, हाईवे और उसके साथ आईटी कनेक्टिविटी, इन सब बातों का विकास कोऑर्डिनेशन में करने के लिए गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का भी उपयोग हो रहा है। जहाँ तक आपने जो बातें रखी हुई है उसमें से निश्चित रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा है कि इन सुझावों को आपके विभाग में बैठकर इसको जो जो स्वीकारने में हम स्वीकार सकते हैं उसमें तुरंत कार्रवाई करके उसको स्वीकार करके बजट का इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी रूप से करना है। सम ऑफ द की एस्पेक्ट में आपने बीओटी मॉडल के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। मुझे याद है कि ये बीओटी का पहला रोड देश का करने का मौका मुझे मिला जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था 96-97 में। तब ठाणे भिवंडी बाईपास या नेशनल हाईवे पर पहला बीओटी हमने शुरू किया था और इसके बाद देश में इसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर काम हुए। पर 2014 में जब मैं मंत्री बना तब दुर्भाग्यवश लैंड एक्विजिशन नहीं, यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस नहीं और बीओटी में प्रोजेक्ट दिए गए थे। तब करीब 406 प्रोजेक्ट, 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे और बहुत बड़ी समस्या थी। पर हमारे विभाग के अधिकारियों ने, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, बैंकर सब साथ बैठकर हम रात 12-12, 1-1 बजे तक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बैठते थे और हमने करीब 3 लाख करोड़ के एनपीए से भारतीय बैंकों को बचाकर सॉल्यूशन निकाला है। और अभी भी हम डिपार्टमेंट में हर समय बैठकर हम लोग कोशिश करते हैं कि डोंट ब्रेक द लॉ, बेंड द लॉ टू द लास्ट लिमिट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट, और जो लॉजिकल, इथिकल और लीगल है उसी के आधार पर वे आउट निकाल कर हमने उस समय काम किया था। आपने आप जो बात कही है उसमें निश्चित रूप से बीओटी मॉडल में जो सुझाव आपने दिए हैं उसके बारे में हम फिर से एक बार सेक्रेटरी, एनएचआई चेयरमैन, कुछ रिटायर्ड एक्सपर्ट और कुछ मार्केट के भी, हमारे इंडस्ट्री के भी एक्सपर्ट लोगों की सलाह करके एक मीटिंग बुलाकर आज के सुझाव और इन सब बातों की चर्चा करके इसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। निश्चित रूप से बीओटी में आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पब्लिक का इन्वेस्टमेंट, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इनविट मॉडल में आपने देखा होगा कि हमें बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। हमारे यहाँ जब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने लॉन्च किया था तो 10 दिन का टाइम दिया गया था, पर हमको पहले दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड इश्यू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ और मुझे अपना सब कार्यक्रम छोड़कर मुंबई आना पड़ा और बॉन्ड इश्यू को क्लोज करना पड़ा। तो निश्चित रूप से जनता भी तैयार है और हमने रिटर्न्स भी 8.05% दिए थे। पर इसमें थोड़ा सा बीच में एक अड़चन आई है कि इस इनकम पर टैक्सेशन के कारण थोड़ा बहुत दिक्कत है। उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर से चर्चा करेंगे, चर्चा करके उसके बारे में भी सॉल्यूशन निकाल कर ये जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस बात को हम निश्चित रूप से स्ट्रीमलाइन करेंगे। जहाँ तक स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है मैकेनिज्म, ये आपकी बात है, इसमें हमने काफ़ी सुधार किया है। पर टाइम के बारे में अभी भी और इसमें गति बढ़ाने के बारे में आपके सुझाव आए हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हाईएस्ट जो पावरफुल हमारे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उनके डिसीजन के बाद, फाइनल डिसीजन के बाद हमारे नीतियों में भी सुधार होने चाहिए। तो उसका भी अध्ययन करके एक बड़ी कमेटी बिठाकर हम लोग डिस्प्यूट ही क्रिएट ना हो, इसके लिए पॉलिसी डिसीजन क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी कोशिश करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्प्यूट क्रिएट होने के बाद निर्णय समय पर नहीं करना, ये अलग अलग लेवल पर जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात है कि जब निर्णय करते समय व्हेन देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टी, वन पार्टी कैन नॉट बी ए जज। तो कभी कभी वो जो पार्टियां होती है उसमें जो डिस्प्यूट में जो इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर डिसीजन होने के साथ साथ कभी कभी एक प्रकार से जिस प्रकार का हमारी तरफ से लोगों पर प्रेशर खड़ा होता है उससे भी लोगों की तकरारें होती है। तो हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर, ये जो डिस्प्यूट सॉल्विंग मैकेनिज्म है जिसमें इस बार वित्त मंत्री जी ने भी विशेष रूप से इसका आग्रह किया है, तो वित्त मंत्री जी की घोषणा के बाद हमारी विभाग में भी हम लोग बैठकर इसके बारे में कैसी नीति अपनाई जाएगी इसके बारे में भी हम जरूर विचार करेंगे। ये दोनों बातों पर
बीओटी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके ऊपर आज के आपके सुझाव के आधार पर एनएचआई चेयरमैन, सेक्रेटरी और इसके एक्सपर्ट लोगों के साथ दोनों मीटिंग करा के हम पॉलिसी में जो भी कुछ आवश्यकता होगी वो सुधार करेंगे। जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है, वो जो विशेष रूप से सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुई, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें दो बातें इम्पॉर्टेंट है कि बड़े प्रमाण पर ये शुरू करने के लिए अभी एक राज्य सरकार ने विशेष रूप से फिटनेस सेंटर, ये हमारे पास काफ़ी कम है जो इसको सर्टिफाई करेंगे, और पूरी सिस्टम को जब तक सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे तब तक इसको गति नहीं मिल सकती। तो एक तरफ स्क्रैपिंग व्हीकल, जिसके बारे में हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि 15 साल के बाद कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल्स जो है उनको हम लोग अभी स्क्रैपिंग के लिए तुरंत करेंगे, और स्वाभाविक रूप से इससे 10 से 12 लाख व्हीकल उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी इंसेंटिव वित्त मंत्री जी ने दिए हैं, और मेरी निश्चित रूप से बातचीत जो राज्य सरकार से हुई है, कल मैं आंध्र में था, तो राज्य सरकार भी इस प्रकार के निर्णय कर रही है, जिसके कारण ये सर्कुलेशन इकोनॉमी में ये स्क्रैपिंग को बहुत महत्व हुआ है। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है, और हमारा उद्देश्य है कि 5 साल के अंदर 15 लाख करोड़ का करना। ये इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा हमें रेवेन्यू जीएसटी के रूप में स्टेट और भारत सरकार को देती है। 4,500 करोड़ जॉब इसने क्रिएट किए हैं, और अगर ये जब 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, देश के लिए वेल्थ भी क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट 5 करोड़ की नहीं होगी, और उसके साथ हमारा जीएसटी रेवेन्यू भी डबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में अभी हम लोग एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लास्टिक भी कभी इंपोर्ट करते हैं, रबर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अनेक ऐसे स्पेशियस मेटल्स हैं जो स्क्रैपिंग के कारण हमको मिलेंगे, जिससे हम लोग ऑटो कंपोनेंट्स की कॉस्ट 25 से 30% कम कर सकते हैं, और जिसके कारण हम और इंटरनेशनल मार्केट में इकोनॉमिकली वायबल होंगे, और उससे हमारा सेल भी बढ़ेगा, और वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे यहाँ हैं। और एक क्षेत्र ऐसा है कि जो आत्मनिर्भर भारत बनाने में उपयोगी होगा। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में एक बात थोड़ी सी हमें स्टेक होल्डर से भी सहयोग चाहिए कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के बाद, पुरानी ट्रक और बस को स्क्रैप करने के बाद, जब नई बस ट्रक हम लेने के लिए जाएंगे तो उसके सर्टिफिकेट के आधार पर जहाँ जाएंगे नया व्हीकल लेने के लिए, उन्होंने भी कुछ कंसेशन ऑफर करने चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह रहा है। एक तरफ सरकार से कुछ टैक्स एग्जम्पशन चाहिए, ये भी मार्केट की लोगों की डिमांड है। हम उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर से लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो स्टेक होल्डर्स है मार्केट में, जो मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने भी नए व्हीकल के लिए कंसेशन देना चाहिए। ये बड़ी विन विन सिचुएशन है। तो इसके बारे में भी हम स्क्रैपिंग को सक्सेस करने के लिए करेंगे। राज्य सरकार में स्क्रैपिंग के बारे में जो सहयोग है, उसमें कुछ कमियां हमारे तरफ से कानून बनाते समय आई थी। हमने इसको शिथिल करके, ट्रांसपेरेंट करके इसको बहुत लिबरल किया है। और अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी बदली कि परसों ही मैंने टाटा के एक प्लांट का जयपुर का उद्घाटन किया, तो पूरा स्क्रैपिंग यूनिट जो एक समय 40 करोड़ में था, वो 15-16 करोड़ तक हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें इंडिजिनियस मशीनरी भी डेवलप हुई है, और ये एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, इसको डिमांड भी है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट वाले ही तुरंत उसको ले लेंगे, ऐसी स्थिति है। फिर हमने रबर जो है, यूज रबर से रबर पाउडर जो है वो हम बिटुमिन में ऐड कर रहे हैं। उसके साथ साथ प्लास्टिक को भी हमने रोड में ऐड करने के बारे में निर्णय किया है। गार्बेज के बारे में जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, जो अहमदाबाद में 20 लाख टन हम लोग डोलेरो अहमदाबाद रोड में डाल रहे हैं, उसकी भी पॉलिसी बनाने के बारे में एनएचआई को मैंने कहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हम बना रहे हैं, विशेष रूप से जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने वाला है, वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होने वाला है। तो एक तरफ लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करते समय पोल्यूशन कम करने के लिए पर्टिकुलर दैट एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला प्लांटेशन स्पेसीज सिलेक्ट करके लगाकर ये भी कैसे कम होगा, इसकी भी हम योजना करेंगे। हम कॉयर को भी यूज़ कर रहे हैं। विशेष रूप से अभी हमने बाम्बू का एक क्रैश बैरियर अप्रूव किया है, जो हमारे लिए स्वदेशी के विचार के दृष्टि से बहुत अच्छा है। देश में, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा बाम्बू बनता है। तो ऐसी अनेक इनिशिएटिव हमने लिए। डिजिटल रोड कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर भी काफ़ी हम काम कर रहे हैं। जो कुछ आपके सुझाव आए, इसमें विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्टर ने अगर कोई नई टेक्नोलॉजी लाई और वो 5 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी की गारंटी लेता है, तो उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
उसके बारे में इफ एंड बट्स में कानून करते रहेंगे तो कोई नया नॉलेज और नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता। जब वो आपको जितनी डिफेक्ट लायबिलिटी है उसके बारे में बैंक गारंटी के ले रहा है तो हम उसको प्रोत्साहित करें। तो इसमें भी हम निश्चित रूप से करेंगे। जो आपने विशेष रूप से कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट में बीओटी के साथ साथ जो मोनेटाइज करने की हमारी 3-4 प्रथा जो सिस्टम्स हैं उसमें भी हम लोग आपने जो सुझाव दिए उसके ऊपर विचार करेंगे। एक राज्य सरकार को स्क्रैपिंग के बारे में कॉन्फिडेंस में लेना और उन्होंने उनकी पुरानी बसेस और सब व्हीकल को स्क्रैप करके नए लेना, उसके बारे में विशेष रूप से जो स्टेट कॉरपोरेशन है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन उनके बारे में बैठकर कोई फाइनेंसर को अभी 5,500 बसेस का इलेक्ट्रिक बसेस का टेंडर निकाला गया है, तो क्या उसमें फाइनेंसर को देकर ट्राइपार्टी एग्रीमेंट बनाकर हम उसमें कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं क्या? तो ये भी हम लोग ऑलरेडी उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इनवीट टीओटी मोनेटाइजेशन प्लान्स जो है उसके बारे में भी हम लोग किस प्रकार से और इसको आपके सुझाव के आधार पर करेंगे वो भी विचार करेंगे। जो टैक्सेशन का इश्यू है उसके बारे में फाइनेंस को भी हम रखेंगे उनके सामने। ग्रीन इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी ये हमारे इस समय के बजट की विशेषता रही है और इसलिए हमारे सेक्टर में सर्कुलेशन इकोनॉमी क्या हो सकती है इसकी भी पॉलिसी हम बनाकर उसके बारे में कॉन्ट्रैक्टर को उसके रूप से इनकरेज करेंगे। और ग्रीन इकोनॉमी को बहुत अच्छी प्रायोरिटी भी हम दे रहे हैं। जैसे फ्यूएल से मैंने बात की है कि अभी आप परली से बायो बिटुमिन CSR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी अप्रूव की है। हम ओडिशा में उस बिटुमिन का उपयोग कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसके बजाय जो जानकारी और जो रिपोर्ट मुझे दिया गया है कि ये परली से राइस स्ट्रॉ से बनने वाला बिटुमिन उससे भी अच्छे क्वालिटी का है। इसका पहला स्टेज उड़ीसा में बना रहे हैं, उसके ट्रायल करने के बाद हम पॉलिसी बनाकर ये बिटुमिन खरीदी करेंगे जिससे किसानों को भी जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बहुत बड़ा फायदा होगा कि हमारा देश का किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेगा, अब ऊर्जादाता से बिटुमिन दाता भी बनेगा। तो निश्चित रूप से इसका भी इकोनॉमी में बहुत फायदा होगा। एक बात जो है कि एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी में मुझे मालूम है कि मैं 8 साल में कहने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं हुआ है। इसका कारण एग्जिस्टिंग जो पहले से जो पॉलिसी होती है उसमें बदलने में काफ़ी बड़े प्रमाण पर हेजिटेशन होता है। क्या होगा? तो कभी ना कभी डिफेक्ट लायबिलिटी को कायम रखकर फिर अगर कॉन्ट्रैक्टर ये नई टेक्नोलॉजी लाता है तो इसमें कभी कभी उसका सेविंग होता है। अब नई टेक्नोलॉजी लाता है, रिस्क लेता है तो उसका सेविंग होता है, तो हमारे लोग कहते हैं वो सेविंग होता है तो वो पैसा वापस करे, ऐसा करे तो कोई टेक्नोलॉजी लाएगा ही नहीं। तो इसके बारे में भी जो प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से आग्रह किया है कि नई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करना और हर समय नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। और ये बहुत अच्छी बात हुई कि आज के ये दिन इन सब बातों के बारे में हमें आपसे चर्चा करने का अवसर मिला है। अभी परसों ये कहा था कि जो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं इसमें जो एक्सिस कंट्रोल कंपाउंड वाला बना रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैंने कहा ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई कुत्ता घुस जाता है कोई ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये 100% लीक प्रूफ होनी चाहिए। तो हमने इसके बारे में डिज़ाइन के बारे में एक कंपटीशन कॉल की है कि प्री कास्ट का उपयोग करके और ऊपर में तार लगाकर ऐसी कैसी एक एयर टाइट ऐसी सिस्टम बना सकते हैं कि जिसके कारण रिस्क नहीं होगी। क्योंकि एक कुत्ता अगर हाईवे पे आ जाएगा और 150-120 के स्पीड में अगर बस रहेगी कार रहेगी तो एक्सीडेंट होगा, तो बहुत मुश्किलें पैदा होगी। पहले ही हमारे रोड सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी बहुत सी बातों में अनुभव से जो बातें ध्यान में आती है उसमें सुधार करना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, ये विशेष रूप से हमने आग्रह से सामने रखा है। और इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ट टेक्नोलॉजी को इनकरेजमेंट देना, वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना और उसके साथ प्रदूषण को एक तरफ कम करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और इसमें नई रोजगार का निर्माण करना और वेल्थ क्रिएट करके हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाते समय वर्ल्ड की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमी बनाने का, $5 ट्रिलियन बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसके अनुसार उसको लगने वाली जितनी आवश्यक बातें उसमें सुधार करना। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपके सुझाव मैंने भी पूरे नोट कर लिए हैं और विशेष रूप से हमारी सचिव और हमारी
बाकी भी डिपार्टमेंट के सचिवों ने इसको लिखा है जो पूरी तरह से, और ये मिनिस्ट्री में छोटे ग्रुप बनाकर इसके प्लस माइनस में डिटेल स्टडी करके आपकी सबकी बताई हुई महत्वपूर्ण बातों को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और आप सबके सहयोग से कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ये गति शक्ति, पीएम गति शक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे डिपार्टमेंट के बीच में भी कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन हो, वैसे स्टेक होल्डर के बीच में भी इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन हो। और इसीलिए मैं आज आपके सामने ये घोषणा करता हूँ कि हमारे मिनिस्ट्री में बैंक ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेशन नाम की हम एक वेबसाइट NHI में और NHI DCL में दोनों जगह खोलेंगे। और इसमें जो जो आपके सुझाव आते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि बजट के पहले भी लोगों से चर्चा करनी चाहिए, बजट के बाद में भी करनी चाहिए, और जो प्रैक्टिकल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जो काम करते हैं वो समस्याओं को समझते भी अच्छी तरीके से, तो उनके अनुभव का उपयोग करके ये सजेशन, सुझाव, बैंक ऑफ आइडियाज़ एंड इनिशिएटिव्स, इसमें हम ये आपसे लगातार कांटेक्ट में रहेंगे और जो उद्दिष्ट प्रधानमंत्री ने दिया है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपका सहयोग बहुत अच्छा रहा है। मैं फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से आपकी इस सुझावों का गंभीरता से विभाग में विचार होगा ऐसा विश्वास देता हूं। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन, शुभेच्छा, नमस्कार।